हाँ जी मेरे बच्चों आ गए। आए शाबाश मेरे उड़ान झल्लों, आ गए आ गए आ गए, बहुत बढ़िया। मैं तो चुपचाप क्लास लेती हूँ बिना कमेंट करे हुए। अभिमन्यु कह रहे हैं हाँ मेरे बच्चे, मैं तो पूरी तरीके से वाकिफ हूँ, सबसे सारों से वाकिफ हूँ मैं तो, घबराते क्यों हो? आ जाओ। किसकी आवाज आई है? आए हाय, आवाज किसकी आई है? दीदी कह रही है हेलो मैम, भूत की वॉइस आ रही है। बहुत बढ़िया। भाई साहब बड़े नहीं हो रहे हो हैं, सब हो रहा है तुम्हारा, बड़े नहीं हो रहे हो बस हैं, शारीरिक रूप से बड़े हो रहे हो, मानसिक रूप से हो नहीं पा रहे हो, या सामाजिक रूप से नहीं हो पा रहे हो, कौन सी जगह से नहीं हो पा रहे हो? अरे मैं पास में बैठी थी तो वो हीट जनरेट होती है सीपीयू से, है ना, तो वो इस उसकी हीट की आवाज थी, वू जू। भूत आ गया। हाँ, कतई वीर हो रहे हैं, भूत आ गया मैम, भूत आ गया। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। अरे वो मैं नीचे बैठ के वो टाइपिंग कर रही थी, कुछ मैसेज टाइप कर रही थी, ठीक है ना, क्योंकि वो क्लास ऑन होती है, लाइव होती है, तुम आते हो तो उसमें 1 मिनट लग जाता है, तो आई वॉज जस्ट पुटिंग सम मैसेज। आ जाओ, कैसे हो? बढ़िया हो? ठीक ठाक हो? बढ़िया हो? आज 2 मुद्दों पे बात करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। बिल्कुल अगर ये मानते हो कि हाँ दीदी जो हमें चीज बताती हैं वो हमारे हित में होती है, तो उन दोनों मुद्दों पे बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना, कुछ ना कुछ बहुत बेहतर ही हो जाएगा। तो जितने भी बेरोजगार हैं उन बेरोजगार लोगों के लिए फायदे की एक बात करूंगी आज क्लास में। चलिए, सबसे पहले मैं बात कर रही थी यूरी ब्रॉन ब्रैंड फैनर, हम लोग बात कर रहे थे सामाजिक विकास पे। हमने भाषाई विकास समझ लिया था, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपने भाषाई विकास समझ लिया। आपको मैंने शारीरिक विकास भी बता दिया था, भैया शारीरिक विकास किस उम्र में कैसे कैसे होता है, क्या है, उसको भी तुम पढ़ गए साहब। आपको मैंने एक तरीके से इमोशनल डेवलपमेंट भी पढ़ा दिया। अब आपका एक तो नैतिक विकास रहता है, एक आपका आज जो हम करेंगे वो सामाजिक विकास रहता है, और एक रहता है मानसिक विकास। मानसिक विकास में हम जीन पियाजे को पढ़ेंगे, वाइगोत्स्की को पढ़ेंगे। तो ये विकास वाला जो चैप्टर है ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग तरीके के विकास हैं, अलग अलग तरीके के मुद्दे हैं। तो या तो मैं बोलने की आजादी छीनूं, है ना, या फिर थोड़ी देर के लिए शांति से क्लास लोगे। बेटा दोनों दिन के लिए मैंने मैसेज डाला था, लाइट की दिक्कत चल रही है मेरे यहाँ पे, संडे से ही लगातार 12 बजे की लाइट कटती है, शाम 6 बजे आती है, और इस समय भी ये देख लो यहाँ, अच्छा इंडिकेटर दिखता नहीं तुम्हें, लाइट है नहीं। मैंने राम राम नाम लेते लेते तुमसे पहले वाली क्लास ली है, ठीक है ना, क्योंकि ये इसको चलने में ना, एक गुड़िया कह रही थी इन्वर्टर से ले लो ना मैम, क्या दिक्कत है? बेटा 1000 वोल्ट की ये लाइट जलती है, फिर ये चलता है, फिर सामने तुम्हारे कमेंट पढ़ने के लिए डिस्प्ले होती है, फिर ये सीपीयू और ये सारा मामला जमेला, तो इस पूरे में ना 2000 वॉट का इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन चलता है। तो मुझे जो है वो ये डर लगता है कई बार कि अगर मतलब ये ड्रिप कर जाए ना, तो फिर वो चलती क्लास बीच में रुक जाती है, तो थोड़ा सा एक डर लगता है। लेकिन अब ये चीज क्लियर हो गई है कि भैया अभी जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक की क्लास चलती रहेगी, मतलब क्या बोलते हैं, तब तक की क्लास मतलब वो कटती रहेगी। तो इस स्थिति में मैंने अभी ये सोचा है कि आज देखते हैं तुम्हारी क्लास लेते हुए कि 2 घंटे की हमारी क्लास एकदम प्रॉपर लाइट के साथ में पूरे घर में सब चीजें बंद कर दी जाए, पंखे वंखे, तो क्या चलती है या नहीं। मैंने अपने रूम का भी फैन नहीं चलाया इसलिए, ठीक है ना, तो इसको चेक करेंगे। तो आ जाइए, सामाजिक विकास के ऊपर आज हम लोगों की बात होनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छूटेगा। और ये यूपी टेट की तैयारी ऐसी कराऊंगी, जबरदस्त, प्यार प्यार में तो याद कराऊंगी, और सबसे बड़ी चीज जो होगी वो ये होगी कि इतना डेप्थ में आप पढ़ोगे कि कतई मनोविज्ञान के अगले ज्ञाता तुम ही निकल के आ जाओगे। आ जाइए, तो एक भैया थे, भैया का नाम है यूरी ब्रॉन ब्रैंड फैनर साहब। क्या नाम है भैया का? यूरी ब्रॉन फ्रैन ब्रैनर। क्या नाम है भैया का? क्या बोलोगे भैया का नाम क्या है? यूरी ब्रॉन फैन ब्रैनर। यूरी ब्रॉन फैन ब्रैनर, नाम यूरी भैया, ठीक साहब। यूरी भैया ने कहा कि हमारे डेवलपमेंट में समाज और इमोशन
समाज के साथ किस तरीके के हमारे इमोशन हमारे डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लोगों ने कहा मतलब भैया कहना क्या चाहते हो, खुल के बताओ। तो यूरी ब्राउन ब्रेन फ्रेनर साहब ने एक सिद्धांत दिया, सिद्धांत का नाम सामाजिक सांवेगिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक का मतलब समाज, संवेग का मतलब इमोशन। तो बोले समाज हमारे इमोशनल डेवलपमेंट करता है। तो लोगों ने कहा कैसे करता है साहब? तो बोले यूरी ब्राउन फ्रेन ब्रेनर भैया ने सिद्धांत दिया सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट थ्योरी, कि समाज में रहते हुए समाज के साथ हमारा इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट होता है। सामाजिक सांवेगिक विकास का सिद्धांत, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट थ्योरी। तो लोगों ने कहा टॉर्च मार के प्रकाश डालो कैसे होता है। तो इन्होंने कहा देखो हम हैं बालक, हम हैं बालक। क्या कही गुड्डा? इनने कही कि ये समझो हम हैं बालक या हम हैं व्यक्ति, बालक कह लो व्यक्ति कह लो। हम 5 ऐसे स्तर, 5 ऐसी लेयर, 5 ऐसे घटक मंडल से जुड़े रहते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, जिससे हमारा सामाजिक और इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो लोगों ने इनसे पूछा भैया जी खुल के और ढंग से बताओ। तो इन्होंने कहा कि जब भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो उसमें हम किस तरीके की पारिस्थितिक इकोलॉजिकल सिस्टम कैसा है, उस समय जिस समाज में वो रह रहा है, जिन लोगों के बीच वो रह रहा है, वो लोग कैसे हैं। पारिस्थितिक, परिस्थिति की बात नहीं कर रही हूं बाबू, किसकी बात कर रही हूं? पारिस्थितिक। मेरे साथ बोलो, जो ईवीएस में पढ़ते हो इकोलॉजी, पारिस्थितिक। तो पारिस्थितिक परक सिद्धांत कह लो, सामाजिक सांवेगिक सिद्धांत कह लो, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट कह लो। इन्होंने कहा कि इकोलॉजिकल थ्योरी, जिस तरीके के समाज के लोगों में हम जुड़े हैं और उनके साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं। इकोलॉजिकल थ्योरी यही तो होती है ना कि भैया गाय ने खाई घास और गाय को खा गया कौन? शेर। शेर मरा, शेर को खा गया कौन? कौवा। तो इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोसिस्टम। तो हम जिस तरीके के समाज में रह रहे हैं वो इकोसिस्टम जो है वो हमारे डेवलपमेंट में, न केवल हमारे सोशल डेवलपमेंट में बल्कि हमारे इमोशनल डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट थ्योरी या इकोलॉजिकल थ्योरी किसने दी? यूरी ब्राउन फ्रेन ब्रेनर। बोलो मेरे साथ, यूरी ब्राउन फ्रेन ब्रेनर। किसने दी? यूरी ब्राउन फ्रेन ब्रेनर ने दी। इसे हम इकोलॉजिकल थ्योरी क्यों कहते हैं गुड्डा? इसके अंदर इन्होंने 5 लेवल बताए, 5 स्तर बताए, 5 मंडल बताए गुड्डा। इनने कहा हम समाज के साथ जिस तरीके से, संस्कृति के साथ जिस तरीके से इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। अब कई बार बच्चे को लगता है अंतःक्रिया क्या होती है दीदी, यार इंटरेक्शन क्या होता है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि गार्गी मैम अपने बालकों से अंतःक्रिया कर रही है। ओह मैं तो भूल ही गई, मैंने तो तुम्हारी बोलने की आजादी छीनी हुई है, इस समय तुम्हारी अंतःक्रिया नहीं हो रही है, मेरी तरफ से बात हो रही है। ठीक ठीक है। तो जब तुम पटर 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 क्लास में बोल रहे होते हो कि दीदी मेरे दिल का चैन खो गया है, बताओ मैं क्या करूं, और मैं तुम्हें पढ़ा रही होती हूँ, फिर तुम बीच में से निकल के आते हो कि दीदी आज मौसम है सुहाना, चाय पियोगी दीदी, गुजिया खाओगी, ये जो तुम बकलोलियां कर रहे होते हो और मैं तुम्हें पढ़ा रही होती हूँ, तो ये इंटरैक्शन है। ये क्या होता है? अंतःक्रिया। अंतःक्रिया का मतलब मैं आपको प्रभावित कर रही हूँ और आप भी मुझे कहीं ना कहीं प्रभावित करते हो। ये गुजिया खिला रहे हो, चाय पिला रहे हो, इसीलिए तो मैं तुम्हारी बोलने की आजादी छीनती हूँ। तो इन्होंने कहा जब एक बच्चा होता है तो वो जो बच्चा है वो क्या करता है, उसके ऊपर ये समाज, ये दुनिया, ये जालिम दुनिया और जालिम दुनिया के लोग उसके ऊपर जिस तरीके का वातावरण क्रिएट करते हैं, जिस तरीके का माहौल क्रिएट करते हैं, जिस तरीके का प्रभाव डालते हैं, इसको इन्होंने कहा इकोलॉजिकल थ्योरी। ठीक बिट्टू? अच्छा अब देखो, इन्होंने बताया 5 मंडल है, 5 स्तर हैं। तो इन्होंने कहा सबसे पहले मंडल को हम बोलते हैं लघु मंडल। मेरे साथ बोलो लघु मंडल। लघु मंडल माइक्रो सिस्टम। अंग्रेजी में याद कर सको तो कर लो, बहुत अच्छा है। हिंदी में क्या है बालक, गड़बड़ा जाता है। माइक्रो क्या बोलोगे? माइक्रो। याद करने का पूरा एक सिस्टम में याद करने का कोड भी बनाएंगे हम सारे बहन भाई मिलके। लघु सिस्टम यानी माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम सबसे भीतरी लेवल है। आपकी जो इमेट फैमिली, इनेट फैमिली जो होती है, जो आपकी बहुत ही क्लोज फैमिली जो होती है,
यानी आपके परिवार, आपके संगी साथी, आपका स्कूल, आपका पास पड़ोस, ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं। इनेट लोग मतलब आपके क्लोज 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 मतलब बहुत ही क्लोज, है ना, रिलेशन शामिल होते हैं। क्लोज रिलेशन जो आपको डायरेक्टली प्रभावित करते हैं, है ना, क्लोज रिलेशन जो आपको डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। तो आपका परिवार, संगी साथी, जिनके संग आप खेलते हो वो आपको प्रभावित करते हैं। मम्मी देखो ना, रेखा वर्मा एक नई वाली कार लेकर आई, मम्मी देखो एकता ने नई वाली फ्रॉक ली, मैं भी लूंगी। तो प्रभावित तो करते हैं, आपकी सोच पे भी कर रहे हैं, आपके इमोशन पे भी कर रहे हैं, आपके सोशल डेवलपमेंट पे भी कर रहे हैं। कोई एक दोस्त है ना, सोनिया है, अलग निकल के आती है, कहती है आपने कहा चॉकलेट खाई, मैं छोटी बड़ी चॉकलेट नहीं खाती, मेरे पापा जाते हैं स्विट्जरलैंड, वहां से लाते हैं स्विस चॉकलेट। तो वहां से सुन के अपने घर में अपने माँ बाप को कह रहे हो हम भी स्विट्जरलैंड की चॉकलेट खाएंगे, ये 2 पैसे वाली चॉकलेट नहीं खाएंगे। तो ये जो परिवार है, ये जो संगी साथी हैं, ये जो स्कूल है, टीचर हैं, साथ के बच्चे हैं, आपका पड़ोस है जहां आप रह रहे हो, ये आपको क्लोज कनेक्शन है आपके साथ, ये आपसे बहुत ज्यादा डायरेक्टली आपको प्रभावित करते हैं। तो इसको बोलते हैं माइक्रो सिस्टम। तो सबसे ज्यादा बच्चा पहले इससे प्रभावित होता है। माइक्रो सिस्टम के बाद आता है आपका मिसो सिस्टम। क्या आता है बेटा? मिसो सिस्टम। माइक्रो मिसो, माइक्रोवेव होता है, उसमें तुमने मिसल मसल के जो भी बना रहे हैं हम वो डाला हुआ है। माइक्रो फिर मिसो, माइक्रो मिसो, मिसो क्या है? मध्य मंडल। अब बात क्या है कि ये जो तुम्हारे दोस्त थे, परिवार वाले थे, संगी साथी थे, स्कूल थे, पास पड़ोस था, इनके आपस के रिश्ते ये भी बच्चे को प्रभावित करते हैं। तो दूसरा लेवल क्या है? मिसो सिस्टम। क्या होता है? जितने भी जो लघु मंडल माइक्रो सिस्टम के फैक्टर हैं, परिवार, पास पड़ोस, संगी साथी, स्कूल, इनके आपसी संबंध कैसे हैं बेटा जी? इनके आपसी संबंध कैसे हैं? तो इनके आपस के संबंध कैसे हैं? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज हो तुम्हारे स्कूल में, कभी तुम्हें डांट पड़ जाए, तुम घर आके बताओ तो तुम्हारे मम्मी पापा कह रहे हो, मम्मी कह रही हो, जैसे हमारे यहाँ ब्रज में कहा जाता है, अरे मैं देखूंगी कल तेरी मैडम, मैं बताऊंगी, मैं भाई मेरे छोरा है, मेरे लाल है, मेरे कुंवर है, ऐसे डांटेगी देख के आऊंगी मैं, है ना। तो बच्चे के दिमाग में आ गया कि हाँ देखो अब देखेंगे मैडम को, कि मैडम हमारी मम्मी कह रही तो मैं बताऊंगी, आऊंगी बताऊंगी, फिर तो मैं देख ली हूँ फिर तो इसका मतलब क्या हो गया कि बच्चे के दिमाग में, भैया बच्चे का सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में रोल प्ले हो गया ना। उसने देखा मेरे माँ बाप टीचर की इज्जत नहीं करते तो वो भी नहीं कर रहा। अब वो इसका वाइसा वर्सा भी हो सकता है कि वो ये देखे कि भैया उसके स्कूल में टीचर कह रहे हैं हाँ देख लिए तुम्हारे मम्मी पापा, भिखारी लोग, तुम उठ के आ जाते हो, झुग्गी झोंपड़ी में रहते हो ना तुम, हाँ देख रखे मैंने तुम्हारे मम्मी पापा, मैडम इनके मम्मी पापा, क्या बुद्धि, बात करने की तमीज नहीं है इसके पेरेंट्स में। तो बच्चे ने वहां से भी वही सीखा कि मेरे पेरेंट्स में बात करने की तमीज नहीं है। अच्छा, अब मम्मी का रिश्ता आपके अपने पड़ोसियों से अगर अच्छा है तो आपके भी रिश्ते अच्छे होंगे, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में आप भी वही चीज सीखोगे। और मम्मी ही ये लड़ती हो कि देख लूंगी तेरे को मेरे दरवाजे पे कूड़ा कैसे डाला तूने, पापा कहते हो अरे मेरी कार में खरोंच किसने लगाई, अरे तुम्हारे लौंडे उठवा दूंगा, ये जो बातें चल रही हैं गली मोहल्ले के अंदर, आपके पेरेंट्स का आपके पड़ोसियों से, आपके पड़ोसियों का आपके पेरेंट्स से कैसा रिश्ता है, ये भी आपके सोशल डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट डालेगा। आपके दोस्त आते हैं, आपके मम्मी पापा कहते हैं लुच्चे लफंगे हो तुम, तो बच्चा भी बोलने लगेगा कि आप लुच्चे लफंगे हो, मैं तो तुम्हारे संग नहीं खेलूंगा। तो ये मेसो सिस्टम है, गेटिंग माय पॉइंट। तो माइक्रो सिस्टम में आ गया जो क्लोजली लोग हैं, वो आप पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, आपके परिवार वालों का, आपके संगी साथी, आपके नेबर, आपके स्कूल का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद बात आती है, तो हम ये कहते हैं, और फिर उसके बाद बात आती है मेसो सिस्टम कि इनका आपस में किस तरीके का रिश्ता होता है। फिर आता है बाहर, एक्सो, बाहर निकल जाओ। पहले माइक्रोवेव में मसल के कोई चीज डालो, फिर उसको एग्जिट कर लो, एक्सो सिस्टम, यानी फिर उसको क्या कर लो, फिर उसको बाहर कर लो। फिर उसको क्या कर लो बेटा जी, एक्सो सिस्टम में फिर आप उसको बाहर कर लेते हो। तो एक्सो सिस्टम में फिर जब आपने उस चीज को बाहर किया है ना, तो अब इसमें क्या आएगा, इसमें वो लोग आएंगे या वो चीजें आएंगी जो कि आपको डायरेक्टली प्रभावित नहीं करेंगी। जैसे आपके मम्मी पापा का वर्किंग प्लेस। अब आप कहोगे दीदी मम्मी पापा का वर्किंग प्लेस हमें कैसे प्रभावित करेगा? करेगा बेटा, कैसे प्रभावित करेगा? आप एक बात बताओ, अगर आपके मम्मी पापा को ऐसी कंपनी में काम करते हैं, या आपके मम्मी पापा टीचर हैं, है ना, अभी बहुत सारे लोग आप में से
टीचर हैं यहाँ पे, तो आप इस बात को जानते होंगे, आपको लगता होगा कि अरे हम तो द बेस्ट दे रहे हैं अपने बच्चे को, है ना। आप ये वाली चीज महसूस करते होंगे कि हम तो अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं, बेस्ट दे रहे हैं। क्यों बेस्ट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि साहब देखो हम तो कितना अच्छा स्कूल में पढ़ाने के लिए कमा कुमू के लेकर आ रहे हैं, है ना, बढ़िया हमने घर बना दिया, पहनने के लिए अच्छे कपड़े लेके आते हैं, सब कुछ लेके आते हैं। आप SIR की ड्यूटी कर रहे थे तब, जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं मैं उनको कह रही हूँ, आपकी ड्यूटी SIR में लगी हुई थी। आप घर आ रहे थे भैया कितने कितने 6 बजे, 7 बजे। उसी बीच आपके अगर बच्चे घर में छोटे हैं, उनका एग्जाम चल रहा हो, है ना, और उनको ये उम्मीद हो कि मम्मी आएंगी या पापा आएंगे और मम्मी या पापा आके हमें क्या कराएंगे, हमें क्वेश्चन आंसर कराएंगे। मैथ्स का एग्जाम हो, सपोज कर लो कि मम्मी पापा आएंगे, हमें मैथ्स का एग्जाम कराएंगे, हमारा मैथ्स का एग्जाम कंप्लीट होगा, है ना, और ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहे। उसको उम्मीद किसकी है? मम्मी पापा के आने की। और मम्मी पापा क्या है, उनका वर्क प्लेस ऐसा है कि वो बेचारे 8 बजे तक, है ना, क्योंकि उनपे FIR हो जाएगी तो वो बेचारे गायब दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? गायब दिख रहे हैं। तो ये वर्क प्लेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। धार्मिक संस्थान ये सब इनडायरेक्टली प्रभावित कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं कर रहे, लेकिन ये भी आपके सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहे हैं। धार्मिक संस्थान, आप जिस तरीके के मंदिर, मस्जिद, पूजा, जिस भी घर में जाते हो, वहां जो मतलब जो तरीके अपनाए जाते हैं वो बच्चे को डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं। कल्याण केंद्र, हॉस्पिटल, है ना, पुलिस स्टेशन, ये भी बच्चे को इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं। तो ये सब किस में आएंगे? ये सब आएंगे मम्मी पापा का वर्क प्लेस, आपके कल्याण के सामुदायिक केंद्र, धार्मिक संस्थान, ये सब आएंगे किसमें? एक्सोसिस्टम, वायुमंडल में। फिर आता है बृहत मंडल, चौथा लेवल है बृहत, बड़ा हो गया, इसको बोलते हैं मैक्रो। क्या? मैक्रो। क्या बोलते हैं? मैक्रो। क्या बोलते हैं? मैक्रो सिस्टम, बृहत मंडल। अब इसमें क्या आता है बेटा जी? इसमें आते हैं मूल्य, रीति रिवाज, मूल्य। क्या आते हैं? मूल्य आते हैं, रीति रिवाज आते हैं, प्रथाएं आती हैं। मूल्य, रीति रिवाज, संस्कृति, प्रथाएं, वो किसमें आती हैं? मैक्रोनी में आती हैं। तो मैक्रो सिस्टम चौथा। और लास्ट है घटक मंडल, क्रोनो सिस्टम, घटना। जो भी घटनाएं आपके जीवन काल में घटी, जो भी सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक घटनाएं घटी, उनका आप पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसे मेरे को ये याद है, आपके समय पर 5G आया है, तो आपके विकास में 5G का क्या प्रभाव पड़ा, मैं उस समय को भी जानती हूँ। मैं तो भैया 2000, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं मतलब आई एम अर्निंग सिंस 2006 से मैंने अर्निंग शुरू कर दी थी, ट्यूशंस और ये सब कुछ। लेकिन मैंने, है ना, स्मार्टफोन नहीं खरीदा था क्योंकि मेरे को आदत है, मेरे हाथ से फोन गिर जाते हैं, है ना, वो आदत बहुत बाद में जाके सुधरी है। मेरे हाथ से फोन गिर जाते थे और जनरली वो पानी में गिरते थे यार, है ना, जनरली ऐसा होता था। वो किस में गिरते थे? जनरली वो पानी में गिरते थे। तो जनरली वो जब मेरे फोन गिरने की ये जो मेरी आदत थी, तो मैंने, है ना, वो नोकिया का फोन आता था ना, वो रखना शुरू कर दिया। मेरे स्टूडेंट्स मुझसे कहते थे यू अर्न सो वेल, लेकिन आप ये इतना ऐसा छोटा फोन लेके क्यों चलते हो? सारे टीचर्स के पास स्मार्टफोन है, एवरीवन इज यूजिंग व्हाट्सएप, व्हाई डोंट यू मेक टाइम वेस्ट। फिर मैंने बाद में जाके एक फोन लिया। तो मुझे याद है कि 2 GB डेटा मिलता था पूरे महीने भर के लिए और बड़ा महंगा आता था। तो थोड़ी देर के लिए चलाया उसको और फिर स्विच ऑफ कर देते थे, मतलब डेटा ऑफ कर देते थे। फोन स्विच ऑफ नहीं करते थे, डेटा ऑफ कर देते थे। फिर एक समय ऐसा आया जब जियो ने 5G लॉन्च कर दिया। अब इस 5G का असर ये पड़ा कि आप अब क्या ऑफ नहीं करते? डेटा ऑफ नहीं करते हो। मुझे नहीं लगता कोई डेटा ऑफ करके सोता होगा, अनटिल अनलेस उसको अपनी नींद की खराब नहीं चाहिए, टिन 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 टनाटन टुन टनाटन नहीं चाहिए, वो करके सोए, है ना। तो वो तो फिर वो फ्लाइट मोड पे पूरा फोन ही डाल के सोना चाहिए उसको, ठीक है ना। तो ये एक घटना है जो हमारे जीवन में घटी, ऐतिहासिक घटना। अब आप सोचो, ईश्वर न करे, मैं तो यही कहूंगी ईश्वर न करे, लेकिन अगर जैसे अभी हमें पता है ईरान का युद्ध चल रहा है, किसके साथ? ईरान का युद्ध चल रहा है इजराइल और यूएसए के साथ चल रहा है, इजराइल एंड यूएसए। और आगे चल के ये युद्ध अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर में घट जाए तो आपके समय की ऐसी एक आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक घटना है जो आपके जीवन पर असर डालेगी।
ठीक है ना। अभी एलपीजी सिलेंडर महंगे होंगे, हो गए, है ना, किल्लत आ गई, है ना। और सामान महंगा होगा, जो तुम मैगी खा रहे हो 12 रुपए में, वो हो सकता है 15 में आ जाए। जो सामान, जो राशन तुम लोग यूज कर रहे हो, उसके प्राइस बढ़ेंगे, इसेंशियल चीजों के प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि तेल का जो मामला है वो उसी क्या बोलते हैं मुर्ज से आता है, उसी एरिया से आता है, और वो इम्पैक्ट हो रहा है। तो कुल मिलाकर आपके जीवन में जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक घटनाएं घटी, वो भी आपके सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट पर असर डालेंगी। 101%। हम बहुत छोटे थे, लेकिन मुझे याद है कि पहली बार हमें याद है कि प्याज बड़ा महंगा हो गया था। ये 2000 के करीब की घटना है, या 1999 के करीब की घटना है, कुछ तो घटना तब की है। बहुत छोटे थे, प्याज बहुत महंगा हो गया था। कांग्रेस की सरकार ने कहा था हम जीतेंगे तो 5 किलो प्याज बंटवाएंगे साहब, और प्याज बटी थी हमारे मोहल्ले में, है ना। ये समझ लो प्याज खाना उस समय पे लेगेसी हो गया था, बहुत महंगा हो गया था प्याज। और फिर वो प्याज बची थी, और गवर्नमेंट जो उससे पहले जो सरकार थी, उस सरकार के गिरने का कारण प्याज ही थी, प्याज की बढ़ती हुई दरें, कि आम जनता प्याज नहीं खा पा रही थी। उन्होंने कहा ऐसी सरकार तो नहीं होनी चाहिए जो आपके खाने की थाली में से ही कटिंग कर दे। तो ये एक समय, तो ये मेरे जीवन में, मेरे विकास में, मेरे उसमें कहीं ना कहीं ये है कि ये घटना ऐसे घटी थी। तो ये सब आपके व्यक्तित्व में प्रभाव डालते हैं। तो अब देखो, याद करने का तरीका याद रखना। ये है बच्चा। सबसे पहले बच्चे को क्या, माइक्रोवेव में डालो। याद करने के लिए बच्चे को डाला माइक्रोवेव में, यानी बच्चे के क्लोज रिलेशन। फिर उसको माइक्रोवेव में मसल डालो, मिसो, है ना, मिसो सिस्टम। तो आपने क्या करा, मिसो सिस्टम का मतलब क्या है, मसल देना, यानी इन लोगों के, आपके दोस्तों के, परिवार वालों के, आपके स्कूल के, आपके पड़ोसियों के आपसी संबंध। फिर उसके बाद उसको बाहर निकालो। तो एक्सोसिस्टम में मम्मी पापा का वर्किंग प्लेस, मम्मी पापा के दोस्त हैं दारूबाज, मम्मी की सहेलियां हैं जो बाहर ही डोलती रहती हैं। तो है ही तो मम्मी की सहेलियां, लेकिन ये आपके सोशल डेवलपमेंट पे इनडायरेक्ट असर डालेंगी। मम्मी की सहेलियां हैं जिनको स्टेटस लगाने का शौक है, ठुमकने का शौक है ना। अच्छी बात है, मैं इसको गलत नहीं मान रही, ठीक है। लेकिन अपनी ड्यूटीज को नेग्लेक्ट करके, वो जितनी भी सहेलियां हैं सब अपने घर में अपने बच्चों को छोड़ छाड़ के, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को नेग्लेक्ट करके और भाग जाती हैं। पापा के जो दोस्त हैं वो सब दारूबाज हैं, जिनका एक ही काम है कि सैटरडे का मतलब दारू पीना है। तो आपके सोशल डेवलपमेंट पे, इमोशनल डेवलपमेंट पे ये सब चीजें असर डालेंगी, डायरेक्टली नहीं है। तो मम्मी पापा का वर्क प्लेस, मम्मी पापा के दोस्त, और क्या कहूं मैं आपको, और मम्मी पापा का डाइवोर्स, ये भी आप पे प्रभाव करेगा, ये भी आपके ऊपर असर डालेगा। ये आपके जीवन पे डायरेक्टली प्रभावित नहीं हुआ है ना, लेकिन मम्मी पापा के आपसी रिश्ते हैं जो आप पे प्रभावित करेंगे। हालांकि वो घटक मंडल का हिस्सा होगा, कि आपके जीवन की ऐतिहासिक घटना होगी। एक्सोसिस्टम हो गया। फिर आता है क्या, तो मैक्रोनी बनाओ अब उस बच्चे के लिए। अब बच्चे ने क्या कहा, मैक्रोनी खाऊंगा। एक बच्चा था, उसने कहा माइक्रोवेव में मेरे लिए मसल कर कुछ भी बना दो। आपने बनाया, उसको बाहर निकाला, उसको मजा नहीं आया, और उसने कहा अब मैं खाऊंगा मैक्रोनी। तो मैक्रो सिस्टम में क्या है, मूल्य। मैक्रोनी का कोई मूल्य नहीं, कोई रीति रिवाज नहीं, कोई संस्कृति नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है क्रोनो सिस्टम। आपने कहा मार मार के तेरी भूत बना दूंगी बालक, क्रोनो सिस्टम। फिर क्या आता है बेटा, अंत में सबसे लास्ट में आता है क्रोनो सिस्टम, यानी आपके जीवन की कोई भी घटना जो कि ऐतिहासिक हो, सामाजिक हो, या कोई भी धार्मिक घटना जो बहुत बड़ा प्रभाव डाले। अब बताओ, इसमें समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो मुझे बताओ, ठीक है। क्रोनो सिस्टम में क्या क्या आएगा, जैसे 5G का आना, जैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर किसी की नजरों के सामने हुई हो, या माता पिता का तलाक इसमें आएगा, क्योंकि ये बच्चे के जीवन की कोई ऐतिहासिक घटना है। माता पिता का तलाक इसके अंदर आएगा, इस तरीके की घटनाएं इसके अंदर आती हैं, ठीक है ना। सब एक जैसे लग रहे हैं तो फिर बेटा कुछ कह ही नहीं सकते, क्यों कह रही है, सब एक जैसे लग रहे हैं। तो इतनी देर में माइक्रो, मिसो, एक्सो, मैक्रो ये कर क्या रही थी, अगर सब एक ही लग रहे हैं। दोबारा देखिए इसको गुड़िया, कह रही है सब एक से लग रहे हैं। सब ऐसे कैसे हो सकते हैं भाई, ये सारी चीजें आप पर कैसे असर डालती हैं, ठीक है ना। हाँ, लाइक कोरोना का आना, है ना। कोरोना से पहले क्या होता था बेटा जी, हम जब पढ़ाया करते थे तो कोरोना से पहले जिसके घर में, मतलब जो बच्चा ना सैनिटाइजर लेकर आता था और खाना खाने से पहले हैंड वॉश नहीं करने जाता था,
तो हमें लगता था यार क्या मतलब तू कुछ ज्यादा ही पैसे वाला बच्चा है ना, कि हैंड वॉश लेकर आ रहा है, क्योंकि हैंड वॉश की इतनी सी शीशी बड़ी महंगी होती थी। वही सैनिटाइजर, हैंड वॉश का मतलब वो सैनिटाइजर, कि वहीं के वहीं सैनिटाइज कर लो, नोटबंदी भी कह सकते हैं, है ना, नोटबंदी, कि वहीं के वहीं क्या कर लो, सैनिटाइज कर लो। उसके बाद कोरोना के बाद ये हम सबके जीवन का हिस्सा बन गया, ठीक है ना, ये हम सबके जीवन का हिस्सा बन गया। तो माइक्रो मतलब क्लोज रिलेशन, मिसो उन क्लोज रिलेशन का आपस में संबंध, एक्सो जो बच्चे पर डायरेक्ट प्रभाव न डालें, मम्मी पापा का काम का जगह, मम्मी पापा के दोस्त, पुलिस स्टेशन, सामुदायिक कल्याण केंद्र, ये सब, ठीक है ना। माइक्रो सिस्टम मूल्य, रीति रिवाज, संस्कृति जिसमें आप रह रहे हो, वो मैक्रो सिस्टम का माइक्रो मतलब मैक्रो सिस्टम का हिस्सा, और क्रोनो सिस्टम जो घटनाएं घटी हैं, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ, लॉकडाउन का आना भी आपके जीवन की ऐसी एक ऐतिहासिक घटना है, ठीक है ना। क्या समझ में नहीं आया बेटा, जो बोलोगे वो दोबारा बता दूंगी। हाँ, जैसे एलपीजी सिलेंडर का महंगा होना क्रोनो सिस्टम में आएगा। जो समझ में नहीं आया तारा राव वो बता दीजिए, मैं उसको दोबारा नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार बता दूंगी। बताइए मुझे क्या समझ में नहीं आया, जल्दी बताइए क्या चीज समझ में नहीं आई। हाँ जल्दी से बताओ। मिलेंगे हर्ष, बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है ना। देखो ये बच्चा है, बच्चे को प्रभावित करने के लिए 5, ये इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है। क्या है? इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है। इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है जो बच्चे को प्रभावित करते हैं, यानी ये समाज में इतने सारे लोग रह रहे हैं जो आपस में खुद को भी प्रभावित कर रहे हैं और बच्चे को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो माइक्रो सिस्टम, माइक्रो छोटा, माइक्रो सिस्टम दोस्त जो क्लोजली कनेक्टेड हैं आपसे, जो दोस्त हैं, जो आपके संगी साथी हैं, जो आपका परिवार है, जो फ्रेंड्स हैं, जो स्कूल है। मिसो सिस्टम, यही दोस्त, यही परिवार, इनके आपस में रिश्ते, आपसे नहीं, इनके आपस में रिश्ते कैसे हैं। एक्सो सिस्टम, एग्जिट कर दो, बाहर कर दो, जो बच्चे पे डायरेक्ट प्रभाव नहीं डाल रहा, जैसे मम्मी पापा का काम का प्लेस हो गया, जैसे मम्मी पापा के दोस्त हो गए, या आपके दोस्त नहीं है, मम्मी पापा का काम करने जहां जाते हैं उस ऑफिस में आप नहीं काम करने जाते, लेकिन ये आपको इनडायरेक्टली प्रभावित कर रहे हैं। अगर मम्मी पापा को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, आपके लिए कम समय मिल रहा है, मम्मी पापा के दोस्त निकम्मे हैं तो मम्मी पापा का भी निकम्मा बनते हुए आप देख रहे हैं, है ना। तो एक्सो सिस्टम में क्या है? एग्जिट, बाहर का क्षेत्र है, तो बाहर का एग्जिट, एक्सो सिस्टम, मम्मी पापा का वर्किंग प्लेस, मम्मी पापा के दोस्त, सामुदायिक कल्याण केंद्र, सामुदायिक कल्याण केंद्र यानी कि हॉस्पिटल्स कैसे हैं आपके इलाके में, आपके इलाके में धार्मिक संस्थान कैसे हैं, ये भी आपके ऊपर इफेक्ट डालता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं डालता, इनडायरेक्टली डालता है। फिर उसके बाद हो गया मैक्रो, मैक्रो यानी मैक्रोनी से याद रखना। मैक्रो में क्या है? रीति रिवाज, मूल्य, प्रथाएं, कल्चर जिसमें हम रहते हैं वो हमें प्रभावित करता है। फिर सबसे लास्ट में आता है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम क्या है? घटक मंडल, कि आपके जीवन में जो ऐतिहासिक, सामाजिक घटनाएं, धार्मिक घटनाएं घटी, वो आपके ऊपर, आपकी पर्सनालिटी पर कैसे प्रभाव डालती है, ठीक है ना। हो गया, ठीक है ना, हो गया, सबको समझ में आया। अब बताओ, सबको समझ में आ गया। याद करने का तरीका कि पहले कौन सा मंडल आता है, पहले याद रखो कि एक बच्चे ने बोला मेरे लिए माइक्रोवेव में कुछ भी मसल कर खाना दे दो, तो आपने माइक्रोवेव में कुछ भी मसल कर खाना दिया, मसल कर, मीसो, मसल कर आपने उसको खाना दिया, तो खाना को आपने एग्जिट कराया, तो एक्सो सिस्टम हो गया। फिर उसके बाद उसने कहा मुझे मजा नहीं आया, तो उसने कहा मेरे लिए मैक्रोनी बना दो, तो आपने मैक्रोनी को क्या कर दिया? क्रोन कर दिया। मैक्रोनी का क्रोन, मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। तो इस तरीके से 5, और ये आपस में इनमें क्या है, ये तो बहुत छोटा सा प्यारा सा है, ठीक है बेटा जी, क्लियर हो गया। आ जाओ साहब, ठीक है, आ जाओ। अब जैसे कोरोना हो गया, घटक मंडल की बात कर रही हूँ, तो सैनिटाइजर और मास्क यूज करने लगे हम, ऑनलाइन टीचिंग हो गई, ठीक। तो यूरी ब्रॉन ब्रांड फ्रेनर साहब ने ये कहा कि बच्चे को एक ही समय पर ये 5 मंडल बच्चे को प्रभावित कर रहे होंगे, एक ही समय पर 5 के 5 मंडल बच्चे को क्या कर रहे होंगे? प्रभावित कर रहे होंगे। तो आपसे जैसे पूछा जाए कि, है ना, बच्चे के माता पिता और बच्चे के स्कूल के संबंध किस सिस्टम में आते हैं, तो क्या जवाब दोगे आप? इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए बच्चे के माता पिता और स्कूल के, है ना, टीचर्स के आपसी संबंध किस सिस्टम के अंदर आते हैं, तो क्या जवाब दोगे बेटा जी? बेटा मैं क्लास रेगुलर इसलिए नहीं ले पाती हूँ मेरा बच्चा, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। गुड़िया संगम की, मेरी गुड़िया की एक वो सुनो, शिकायत सुनो, गुड़िया कह रही है मैम मुझे अच्छा नहीं लगता,
जब आप रेगुलर क्लास नहीं लेते हो, लेकिन फिर आप अच्छा पढ़ा देते हो। बाबू मेरे यहाँ ना लाइट नहीं आ रही है लाड़ो, और ये अभी की दिक्कत नहीं है, ये पिछले संडे से लगातार प्रॉब्लम चल रही है ना, पिछले संडे से लगातार प्रॉब्लम चल रही है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था, ये पूरा सेटअप जो चलता है ना, ये 2000 वॉट का इस पे एक ही बार में लोड पड़ता है ना। मुझे पूरे घर के पंखे बंद करने पड़ते हैं, इवन मेरे को अपने रूम का भी पंखा बंद करना पड़ता है। अगर मैं पंखा चलाऊं तो तुम्हें अपने आप तुम समझ जाओगे, आवाज आएगी, ठीक है, आवाज आ रही है ना। तो अगर ये आवाज नहीं आ रही तो इसका मतलब मैं, अब तो गर्मी भी आ गई है, तो मैं पंखा बंद करके और फिर पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ताकि लाइट को कंज्यूम कर सकूं, मतलब बचा सकूं, है ना। तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इस चीज को कैसे डील करूं, क्या इसका सेटलमेंट निकालूं। और उस समय मुझे ये था कि एक दिन में आ जाएगी या 2 दिन में आ जाएगी, है ना। तो लेकिन दिक्कत हुई नहीं। अब क्या करा जाए, वो भारत ऐसा हमारा प्यारा देश है कि यहाँ बाद में बेटा जनरेटर लगा हुआ है, जनरेटर लगा हुआ है, सॉरी जनरेटर नहीं लगा सकते, सॉरी जनरेटर नहीं लगा सकते, इन्वर्टर लगा हुआ है। तो दिक्कत क्या है, हमारा प्यारा भारत देश में यहाँ बाद में याद आती है, ओहो बिजली के खंभे बाद में लगेंगे, ओहो अरे गैस की पाइपलाइन तो डली नहीं, खोद दो दोबारा गैस ये खोद दो, अरे ये बिजली के तार भी आ रहे हैं बीच में, इनको भी हटा दो। तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना, ये दिक्कत हो जाती है मेरे यहाँ पे। तो मैंने आज ये पहले सेटलमेंट किया कि या तो मैं 12 से पहले पहले का टाइम करूं, या आज मैं देखती हूँ कि क्या 2 घंटे चल जाती है ना। अगर 2 घंटे आज चल जाएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर नहीं होगी तो हम हटा लें। स्कूल इसमें आएगा ना लाडो, स्कूल इसमें आएगा सोना, ये बताओ ना। आपके साथ स्कूल का रिलेशन तो वो माइक्रो सिस्टम में आएगा, आपके मम्मी पापा और स्कूल का रिलेशन वो मिसो में आएगा। हमने क्या पढ़ा अभी, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा स्कूल, बच्चे का, बच्चे के ऊपर, बच्चे के साथ परिवार कैसा बिहेव कर रहा है, बच्चे के साथ संगी साथी कैसे बिहेव कर रहे हैं, बच्चे के साथ स्कूल कैसा बिहेव कर रहा है, पास पड़ोसी बच्चे को गुली गुली कुची कुची ये कर रहे हैं तो बच्चे, या डांट रहे हैं और त्रिपिटाई लगाओ, है ना। तो ये जो है ये क्या है, तो ये बच्चे के साथ इनका जो रिलेशन है वो आ गया माइक्रो में। लेकिन अगर ये हो जाए कि स्कूल का पेरेंट्स के साथ रिलेशन कैसा है, आपके पेरेंट्स का पास पड़ोसियों के साथ रिलेशन कैसा है, आपके दोस्तों का आपके पेरेंट्स के साथ, वो फिर मिसो में हो जाता है, ठीक है ना। वो किस में हो जाता है, मिसो में हो जाता है। ठीक, यहां तक में कोई दिक्कत हुआ, ठीक। तो क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं कि ये यही पूछा जाएगा कि है ना स्कूल किस में आएगा, जैसे यही पूछ लिया, ठीक है ना, क्या आ गया स्कूल किस में आएगा, तो फिर आपने बता दिया आपने कि भैया स्कूल इसके अंदर आएगा, है ना। स्कूल का आपके पेरेंट्स के साथ संबंध किसके अंदर आएगा, तो वो मिसो सिस्टम में आएगा। तो इस तरीके से होता है और यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, यहीं से क्वेश्चन आता है, मतलब जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन आता है, और ये एग्जाम ऐसा है गुड्डा, इसमें ना 101% क्वेश्चन आएगा, यूरी ब्राउन ब्रांड ट्रेनर, ठीक। अच्छा अब देखो, मेरे को तुमको 35 मिनट हो गए, अब मुझे तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात बतानी थी, बता दूं, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, एमपी का जो टेट है उस पर वीडियो बनाऊंगी इस बार। एमपी के अंदर आगे, हालांकि एमपी के अंदर पहले भी यही रहता था कि एमपी का जो टेट है, अगर आप उस टेट को दे देते हो तो आपको मेरिट के बेसिस पे जॉब मिल जाती है। तो आपको क्या करना है, मैं इस पे वीडियो बताऊंगी, आप जो अपनी तैयारी कर भी रहे हो, है ना, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा तुम्हारा, तो तुम अपनी तैयारी कर भी रहे हो, तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि एमपी के अंदर जो एमपी टेट है उसका सिलेबस में सीडीपी तो होगा ही होगा, कि सीडीपी में क्या क्या चीजें हैं, क्या वो हमारे इससे मैच कर रही है, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा है मैं इतना डेप्थ में तुम्हें सीडीपी पढ़ाऊंगी कि तुम कोई भी एग्जाम हो उसको फोड़ के लात मार के आ जाओगे, तो वो तुम्हें वहां पे देखने को मिलेगा। अगर तुम उसमें सिलेबस जो है वो भी बता दूंगी कि बेटा देखो इस सिलेबस से ये वाली चीजें कवर अप होंगी या नहीं होंगी, तो तुम्हारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि तुम अपने आप को आगे लेके पहुंच पाओगे, है ना। तो इस पे मैं बात करूंगी, कल मैं इसके लिए लेकर आऊंगी। हाँ बिल्कुल, आपकी जीवन की कोई घटना जो आप नहीं भूल पा रहे हो अंजलि, तो वो 100% क्रोनो सिस्टम, 5वीं स्टेज नहीं बोलना, बोलो क्रोनो सिस्टम से जुड़ी हुई है। किस जुड़ी हुई है सॉरी बेटा, क्रोनो सिस्टम से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो मैं कल उस पर एक प्रॉपर से वीडियो बना के आपको इंटरव्यू, अरे तुम इंटरव्यू नहीं होगा, जो भी होगा मैं बता दूंगी, तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगी। तो तुम बेरोजगार तो हो, है ना, तो
तुम अपने लिए देख सकते हो। डोमिसाइल अब हर जगह लागू है बेटा जी, है ना, डोमिसाइल हर जगह लागू है, तुम्हें मिलेगा वही कुछ % का ही हिस्सा। लेकिन जब तुम पढ़ ही रहे हो, और मैंने कहा कि आपको 101% आपको 2-3 चीजों पर काम कर लेना है। जैसे अपनी हिंदी इतनी अच्छी कर लो कि कोई भी एग्जाम हो हिंदी नहीं बदलती। इंग्लिश उतनी अच्छी कर लो कि एक बार पढ़ लो, उसके बाद से कोई भी एग्जाम हो उसको अच्छे तरीके से दे पाओ। फिर आप अपनी क्या कहना चाहिए, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, रीजनिंग हो गई, आपकी जीके जीएस हो गया, उसको आप बेहतर तरीके से कर पाओ। इसके अलावा क्या कहना चाहिए मुझे आपको, सीडीपी हो गई, तो एक बार पढ़ लिया उसके बाद जबरदस्त तरीके से कर लिया। ये ऐसा आपको बनाना है अपने आप को, ताकि कोई भी एग्जाम हो आप ये रोने न लगो कि हाय मैं कैसे करूं, हाय मैं तो मैम इसकी भी तैयारी उसकी भी, अरे दोनों में कॉमन चीजें कितनी सारी है, हो जाएगा मस्त तरीके से, वो वाला होना चाहिए। ठीक है ना, आ जाओ। हाँ बेटा रागनी क्या बता रहे थे बेटा, ये नहीं समझ में आ रहा, ये लो कुछ नहीं, इसी को हमने लिख दिया, पहले माइक्रो, फिर मिसो, फिर एक्सो, फिर मैक्रो, और अंत में क्रोनो सिस्टम। जो हमने पढ़ा उसी को हमने फिगर के अंदर लिख दिया, फिगर बना के उसको हमने ले लिया कि ये बच्चा है, बच्चे को माइक्रो सिस्टम यानी बच्चे के ऊपर जो चीजें प्रभावित करते हैं, मिसो सिस्टम ये दोस्त यार इनके आपस में, परिवार संगी साथी इनके आपस के रिश्ते, एक्सो सिस्टम जो कि बिल्कुल बाहर का सिस्टम है, मम्मी पापा का वर्क प्लेस, तो वो हमने इनको बिल्कुल जिस कैटेगरी में ये चलते हैं उसी कैटेगरी में हमने इनको रख लिया है। ठीक है ना, आ जाओ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, तो ये तुम्हारा सामाजिक विकास हो गया कि सामाजिक विकास धीरे धीरे होता है। ये समझ में आ गया ना कि बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, धीरे धीरे होता है। हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में मैंने लिखा हुआ है, तुम फिगर हिंदी में बना लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यूं कह रहे हैं दीदी हिंदी में बता दो, है ना, तो हिंदी में खुद आराम से बना लेना। हिंदी में जो मैंने लिखाए हुए हैं, हिंदी में भी तो नाम लिखे हुए हैं, हिंदी में आराम से कर लेना। मैं हमेशा कहती हूं कि जो नाम है, सिद्धांत है, अंग्रेजी में याद करो, जीवन सफल रहेगा, वरना दिक्कत में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम का नेचर ऐसा है कि पहले इंग्लिश में बनता है पेपर, फिर हिंदी में बनता है, और तुम चाहते हो कि तुम हिंदी में रटो, हिंदी में उसके कई नाम होते हैं, फिर रोने लगोगे कि दीदी अरे ये वाली चीज थी और हम तो कर ही नहीं पाए, हमें तो ये वाली चीज समझ में ही नहीं आई। ठीक है ना, तो ये आपको समझना है, अच्छे तरीके से क्या करना है, समझना है। चलो अब बोलने की आजादी फिर छिनती है, आ जाओ। अब हम बात करेंगे नैतिक विकास पर। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का कैसा विकास, नैतिक विकास। नैतिक विकास का मतलब क्या है, मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सही और गलत करने का निर्णय ले पाना, कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। तो सही और गलत का निर्णय, उसको हम कहते हैं मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। तो इसमें आपने नाम सुना होगा, एक भैया जी हैं, भैया जी का नाम है गुड्डा कोलबर्ग। भैया जी का नाम क्या है, बोलो मेरे साथ, कोलबर्ग। भैया का नाम क्या है, कोलबर्ग भैया। अब कोलबर्ग भैया का नैतिक विकास का सिद्धांत आपने सबसे ज्यादा सुना होगा। इसको सिद्धांत को बताती हूँ। कोलबर्ग साहब को लगा कि हमारे दिमाग में ये समझ कैसे पैदा होती होगी कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। तो कोलबर्ग साहब को लगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे सही और गलत का, है ना, पैमाने बदल जाते हैं। यानी जैसे जैसे हमारे मानसिक विकास होता है, ध्यान से समझिएगा, गौर फरमाइएगा, जैसे जैसे हमारा मेंटल डेवलपमेंट होता है, हमारे सही और गलत के फैसले बदल जाते हैं। जैसे बहुत सिंपल सी बात, छोटा सा बेटा है मेरा, देखा है कुछ बच्चे उससे परेशान भी हो जाते थे। तो ये जो छोटा सा मासूम सा बच्चा है, इसका मोरल डेवलपमेंट क्या है इस समय पे, जो मम्मी ने कह दिया वो सही और जो मम्मी ने मना कर दिया वो गलत। अब अगर उसमें इसको कह दूं कि जैसे इसके साथ सिंपल सी बात है, हाँ एक दिन ये बोला रात में कि मम्मी छत पे चलेंगे। मैंने कहा बेटा रात में छत पे नहीं जाते। तो बोले क्यों? मैंने कहा रात में छत पे जाते हैं तो चंदा मामा नहीं कर रहे होते, उनको बुरा लग जाता है। तो अच्छा मम्मी, चंदा मामा को बुरा लग जाता है, तो उसके लिए सही और गलत का सीक्वेंस क्या है? जो उसकी माँ ने बता दिया वो तो सही है, जो उसकी माँ ने मना कर दिया वो गलत है ना। जैसे धीरे बोलते हैं, कोई सोता है तो वो कहता है मम्मी धीरे बोलते हैं, धीरे बोलते हैं। तो इसका मतलब जितना उसकी माँ ने उसको बताया वो उसकी नजरों में सही और गलत है। लेकिन ये बच्चा, जिसे आज मैं चला ले रही हूं, ये बच्चा जैसे जैसे इसका मेंटल डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे इसका मानसिक विकास होगा, क्या ये मेरी बात को सुन रहा होगा? ये फिर अपनी कह रहा होगा, अरे मम्मी ऐसा थोड़ी ना होता है, क्यों तो आपके तो अलग ही लॉजिक है यार मम्मी, ये कोई बात होती है कि कोई सो रहा होता है तो धीरे बोलते हैं, कान पे जाके कुर्र करके आते हैं।
तो उसके अपने लॉजिक हो जाएंगे। तो कोलबर्ग साहब ने कहा कि ये जो हम जैसे जैसे हमारा मानसिक विकास होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे हम हमारे सही और गलत के मायने बदलते जाते हैं। तो उनके मन में आई कि मैं पता लगाना चाहता हूं कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, नैतिक विकास हो रहा है, मोरल डेवलपमेंट हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसको किस तरीके से हम लेकर चलेंगे, इसको कैसे हम मानेंगे। तो इन्होंने एक सिंपल सी बात रखी, एक सिंपल सा लॉजिक रखा। इन्होंने एक फेक मतलब एक काल्पनिक कहानी सुनाई, और कहानी थी हिंज की। हिंज की कहानी बड़ी प्यारी है। हिंज की कहानी ये है कि भाई हिंज नाम का एक आदमी है, बाकी बहू बीमार चल रही है। बहू है बहुत ज्यादा बड़ी जोर की प्रॉब्लम है, ऐसी कोई प्रॉब्लम जाको कोई इलाज ना है ना। अब प्रॉब्लम ऐसी है जाको कोई इलाज ना है, तो अब हिंज सोच के बैठो है मेरी बहू तो मरेगी साहब, अब क्या करें, अब बचा ही ना सके, इलाज ही ना है जाको दुनिया में। हिंज को खबर मिलती है कि लाला रो मत, वहां एक केमिस्ट है जिसने एक ऐसी रिसर्च करी है, ऐसी दवाई बनाई है कि तेरी बहू एक चम्मच पी लेगी, ठीक है जाएगी, दौड़ेगी, दुख 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 दुख। हिंज भागा भागा जाता है, भैया भैया हमने सुनी है तुमने कोई दवाई बनाई है। तो केमिस्ट कहता है हाँ, 10 साल की रिसर्च के बाद एक दवाई बनाई है, और ये दवाई ऐसी है कि ये सब कुछ बदल देगी, हर बीमारी का इलाज उसके पास है, और ये दवाई अगर किसी ने पी ली तो बस उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, अब मैं इसे बहुत मोटे पैसे में किसी कंपनी को बेचूंगा। कहता भैया हमारी बहू मर जाएगी, बहुत जोर की कोई बीमारी लग गई है, ठीक ना है सके, हमने सुनी है तुम्हारी दवाई बहुत जोरदार है, हमारी बहू दे दो, एक चम्मच ठीक है जाएगी। तो बोले ओए पागल होता है, हैं मैं तेरे को दवाई दूंगा, मैं इसे करोड़ों में बेचूंगा, मैंने 10 साल रिसर्च की है, मैं तेरे को दे दूंगा। भैया हम पे कुछ पैसा है, अपना पूरा पर्स निकाल के दे देता है, भैया सारे पैसा ले ले, बहू के जेवर ले आऊंगा, घर तेरे नाम कर दूंगा, रेंट पे रह लूंगा, भैया हमारी बहू बचा ले। बट यहाँ से पागल कहीं का। बोले भैया मजदूरी कर लूंगा, जो पैसा रहेगा। बोले करोड़ों में बेचूंगा इसे, समझ नहीं रहा है तू बेवकूफ। अब हिंज बेचारा मायूस होके चला आता है क्योंकि केमिस्ट वाले ने मना कर दिया। अब हिंज घर के आया है, घर आके हिंज सोच रहा है अपनी बीवी को देखते हुए कि क्या करूं, इसको मर जाने दूं या जाके चोरी कर लूं, जाके केमिस्ट वाले की दुकान पे, जो ज्यादा हीरो बनना है, जो दवाई न दे रहा है, बहू मर जाएगी मेरी, चोरी कर लूं। तो हिंज जो है वो एक तरफ विचार कर रहा है चोरी करने का, दूसरी तरफ कर रहा है कि चोरी करूं न करूं, क्या करूं, चोरी करा और पकड़ा गया तो पुलिस पकड़ ले जाएगी, है चोरी करना गलत बात है, बेइज्जती होगी। और दूसरी तरफ ये सोच रहा है कि अरे बेइज्जती गई तेल लेने, बहू मर जाएगी, बहू मर जाएगी तो कौन के सहारे रहूंगो, कौन के सहारे जीऊंगो, फिर मेरे बालक कौन को मुंह देखेंगे, बहू मर जाएगी तो कैसे जीवन चलेगा। तो दूसरी तरफ वो ये सोच रहा है, यानी हिंज क्या है, लगातार तर्क कर रहा है कि चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब ये काल्पनिक कहानी थी, तो ये काल्पनिक कहानी कोलबर्ग साहब ने बच्चों को सुनाई। अब बच्चों ने चोरी करने या न करने के पक्ष और विपक्ष में, चोरी करने या न करने के, चोरी करने या न करने के, चोरी करने या न करने के पक्ष और विपक्ष में, क्या कहेंगे गुड्डा, चोरी करने या न करने के पक्ष और विपक्ष में जो तर्क दिए, चोरी करने और न करने के पक्ष और विपक्ष में जो तर्क दिए, है ना, जो उन्होंने तर्क दिए गुड्डा कि चोरी कर लेनी चाहिए या नहीं कर लेनी चाहिए, जो तर्क दिए उसके आधार पर, उसके बेसिस पर उन्होंने कहा, उसके आधार पर, है ना, उसके आधार पर हिंज साहब ने कहा, उसके आधार पर हिंज साहब ने कहा कि नैतिकता के 3 लेवल और हर लेवल में 2-2 अवस्थाएं यानी 6 अवस्थाएं होती हैं। क्या कहा कि नैतिकता के 3 लेवल और हर लेवल में 2-2 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है ना, क्या कहा कि नैतिकता के क्या बताए उन्होंने कि नैतिकता के 3 लेवल और हर लेवल में 2-2 अवस्थाएं होती हैं। कोई दिक्कत यहां तक में हिंज की कहानी में। अब देखो जी कहानी तुम्हें कैसे याद कराऊं मैं एकदम बढ़िया तरीके से, एक एक स्टेज तुम्हें याद कराऊंगी और क्वेश्चन यहां से स्टेज से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अरे बोलने की आजादी खोल दी है, बोलो बोलो, समझ में आई कहानी, समझ में आई कहानी, समझ में आई है। अब मेरे संग स्टेजेस के नाम याद करोगे और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में याद करोगे, ज्यादातर अंग्रेजी में याद करोगे। किस में याद करोगे, किस में याद करोगे, अंग्रेजी में याद करोगे, ठीक है ना। हाँ आ जाओ, ये कौन सी औलाद है, रुक जा मैं ही तेरे को दूं लड्डू, रुक जा, ठीक है मुझसे नाराज हो जा अभिमन्यु, चल तू मुझसे नाराज हो जा। दीदी बोलने की आजादी न छीना करो,
कुछ पूछना रहता है। तुम्हें पता है औलादें क्या पूछ रही थी यहाँ मुझसे? आलू के पराठे बना लाऊं दीदी? अब बताओ किसी टीचर का ध्यान नहीं जाएगा उधर? ये मजे लेते हैं ये बच्चे, बदतमीज औलादें, इसलिए बीच में आजादी छीन लेते हैं, क्योंकि बीच में ना ऊधम में आ जाते हो तुम लोग। आ जाओ, तो तुम्हें थोड़ा लिमिट में रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है? अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब देखो, बहू मरे या नहीं, अब इनने कहानी सुनाई, छोटे छोटे बालकों से लेकर ऊंट ऊंट बालकों को कहानी सुनाई। तो कहानी जो सुनाई बेटा जी, उसके बेसिस पर कहानी जो सुनाई है ना गुड्डा, अरे भाई इसने तो कांड कर दिया यार। ओहो भाई साहब, अरे प्याजे बीच में डाल दिए इसने। अरे काका मेरे काका मेरे काका, चलो इसको बाद में ले लूंगी प्याजे को। तो इसने जो कहानी सुनाई है ना गुड्डा, इसने जो कहानी सुनाई है, उस कहानी के हिसाब से इन्होंने 3 लेवल बताए, है ना? 3 लेवल बताए और हर लेवल में 2-2 स्टेजेस। तो 3 लेवल कौन कौन से हैं बेटा जी? पहले मेरे संग लेवल का नाम याद रखो, लेवल का नाम याद रखो। पहले लेवल का नाम है प्री कन्वेंशनल। क्या बोलोगे? प्री कन्वेंशनल। क्या नाम बोलोगे? प्री कन्वेंशनल। दूसरे का बोलोगे, प्री कन्वेंशनल है तो दूसरे को कन्वेंशनल बोलते होंगे बेटा जी। क्या बोलेंगे? दूसरे को बोलेंगे कन्वेंशनल। तीसरे को क्या बोलते होंगे गुड्डा? पोस्ट कन्वेंशनल बोलते होंगे, यानी कन्वेंशनल के बाद का, है ना? अब इसके हिंदी के नाम देख लो, कई सारे हैं। तो हिंदी में प्री कन्वेंशनल को बोलते हैं पूर्व पारंपरिक भी बोल देते हैं इसको, पूर्व पारंपरिक बोल देते हैं, पूर्व रूढ़िगत बोल देते हैं, पूर्व नैतिक भी इसको बोल देते हैं। इसको हम क्या कह देते हैं? प्री कन्वेंशनल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? प्री कन्वेंशनल कह देते हैं। और फिर कन्वेंशनल क्या है? तो कन्वेंशनल आप बोलोगे, कन्वेंशनल को बोलते हैं हम पारंपरिक, है ना? पूर्व हटा दो, पारंपरिक कह लो, रूढ़िगत कह लो, नीतिगत कह लो। पारंपरिक कह लो, रूढ़िगत कह लो, या नीति नैतिक कह लो उसको, है ना? अच्छा, पोस्ट कन्वेंशनल में पश्य, पोस्ट का मतलब होता है पश्य, तो लगा लो पश्य पारंपरिक, पश्य नीतिगत, है ना? या रूढ़िगत या नैतिक कह लो, पश्य नैतिक, इसको हमने कह लिया। ठीक है ना बेटा जी? तो ये हमने इसके क्या दे दिए बेटा जी? ये हमने इसके नाम दे दिए। पसीना आने लग रहा है, ठीक है लाड़ो? अच्छा, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना बिट्टू। अब देखो साहब, हर एक स्टेज के अंदर 2 क्या हैं? हर एक लेवल के अंदर 2 स्टेजेस हैं। तो ओवरऑल 6 स्टेजेस हैं। तो हम कैसे याद रखेंगे गुड्डा? पश्य कह लो या उत्तर कह लो, बात एक ही होती है। पश्य का मतलब उत्तर ही होता है, यानी बाद का ही होता है बेटा जी। तो इसमें हम क्या करेंगे गुड्डा? इसमें हम एक चीज याद रखेंगे बिट्टू, और बहुत ध्यान से हमें समझना है। बिल्कुल हमें अंग्रेजी में नाम याद रख लेना है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल याद रख लेना है, ठीक है ना? अच्छा, अब एक चीज मेरे को ध्यान से सुननी है। दीदी जी अभी 1 दिन करवा चुकी हैं आप। ये बेटा मैंने जो करवाया ना, ये मैंने क्लास में करवाया है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये मैंने आपको क्लास में कराया है? जल्दी से मुझे बताओ, ये क्या मैंने क्लास में पढ़ा दिया आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने क्लास में अभी पढ़ाया है आपको। मैंने आपको नैतिक विकास अभी नहीं पढ़ाया है। मुझे जितना पता है ये मैंने आपको YouTube पे कराया है, YouTube पे पढ़ाया है बेटा मैंने, इधर नहीं कराया। इधर करा दिया तो तुम्हें मजे क्यों ले रहे हो? देख, तुम्हारा कोई भरोसा भी नहीं है। नहीं कराया, देख लो। ये तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। अरे औलादों, वो YouTube की क्लास है, YouTube की क्लास को मिक्स मत किया करो। YT पे कराना है, YT पे वो चीज इसलिए कराती हूँ चाहे रिकॉल हो जाए, या पहले करा देती हूँ तो ताकि तुम्हें उस दिन भी दिमाग में बैठ जाए, तो क्लास में अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना? क्लास में नहीं पढ़ा आपने, आ जाओ। तो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में एक स्टेज है जिसको हम कहते हैं आज्ञा पालन व दंड उन्मुखता। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखता, इसको हम कहते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। यानी इस वाले बच्चे से कहा ना कि अरे चोरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कि बहू मर जाने देनी चाहिए, तो इन्होंने कहा अरे चोरी नहीं करनी चाहिए। क्यों? अरे चोरी करने पर दंड मिलता है, पकड़ के ले जाती है पुलिस, मारती है, बहुत मारती है, बहुत मारती है। क्यों? क्योंकि इसको पता है, इसके बड़ों ने बता रखा है कि चोरी नहीं करनी, हमारी बात माननी है ना? वही वाली बात, वीर वाली बात, कि कोई सो रहा हो तो धीरे बोलते हैं। तो आज्ञा पालन क्यों करना है? दंड के भय से। तो तुम्हें लगता है ये बच्चा नैतिक है? बताओ, तुम्हें लगता है ये बच्चा नैतिक है? ये नैतिक नहीं है, ये तो पिटाई के डर के मारे नैतिक है। तो आज्ञा का पालन क्यों कर रहा है? दंड की वजह से कर रहा है गुड्डा। दूसरी स्टेज हम क्या कहते हैं? दूसरी स्टेज हम कहते हैं साधनात्मक। नाम याद रखना सबके,
साधनात्मक, कल यहीं से आगे बढ़ेंगे। साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन के नाम से हम इसको जानते हैं, ओरिएंटेशन के नाम से हम इसको जानते हैं। यानी टिट फॉर टैट की अवस्था कि तुमने मेरे को खाना दिया तो मैं तुम्हें खाना दूंगा, और मैंने तुमको खाना दिया तो तू मेरे को खाना दे। कल मैंने तेरे को टिफिन खिलाया था अपना, तेरे को आज मुझे अपना टिफिन खिलाना होगा। कल मैंने तेरे को टॉफी नहीं खिलाई थी अपनी, ला टॉफी दे। टिट फॉर टैट की अवस्था, अदला बदली की अवस्था, अहंकार की अवस्था। पारंपरिक अवस्था में तीसरी स्टेज जो हम रखते हैं उसको बोलते हैं गुड बॉय या गुड गर्ल की अवस्था, कि अच्छे लड़के और अच्छी लड़कियां क्या करते हैं। तो इस स्टेज वालों से पूछा तो इन्होंने पता है क्या कहा? इन्होंने कहा ए चोरी नहीं करनी चाहिए। क्यों? अच्छे लड़के अच्छे लोग चोरी नहीं करते हैं, ठीक है ना। चौथी स्टेज जिसको हमने नाम दिया क्या? सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की अवस्था। क्या नाम दिया? सामाजिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की अवस्था। सामाजिक व्यवस्था को क्या करने की? बनाए रखने की अवस्था। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की अवस्था। तो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की अवस्था, इसका मतलब कानून और नियम की अवस्था। कुछ भी हो जाए लेकिन हर हालत में, है ना, चोरी नहीं करनी, क्योंकि इससे समाज की व्यवस्था खराब हो जाएगी। पांचवी स्टेज जिसका नाम हम रखते हैं सामाजिक समझौते की अवस्था, कि हमने समाज के साथ समझौता किया था कि समाज हमारा भला करेगा तो हम समाज के नियमों को मानेंगे, और अगर समाज उसकी पत्नी को मर जाने दे रहा है तो हम उस समाज के समझौते को तोड़ देते हैं। और लास्ट स्टेज जिसको हम कहते हैं सार्वभौमिक नैतिकवाद या सार्वभौमिक नैतिक अवस्था, सार्वभौमिक इथिकल ओरिएंटेशन, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि भैया कायदे में केमिस्ट को खुद ही समुदाय के कल्याण के लिए उसकी उस दवाई को फ्री में दे देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इससे किसी की पत्नी बच जाती। क्या हो जाती? इससे किसी की पत्नी बच जाती। क्या हो जाती? किसी की पत्नी बच जाती। तो इन्होंने ये वाली बात कही कि जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है, जिसको हम पूर्व परंपरागत, पूर्व रूढ़िगत, है ना, कुछ भी बोलते हैं, उसके अंदर पहली स्टेज है आज्ञा और दंड की अवस्था, है ना। दूसरी स्टेज को हम अहंकार की अवस्था, सापेक्षवादी अवस्था, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन या अदला बदली या टिट फॉर टैट की अवस्था भी कहते हैं। नाम सबके याद रखने हैं। इसका मतलब इस अवस्था में नैतिकता का आधार किस पर डिपेंड करता है? परिणाम पर डिपेंड करता है। अगर परिणाम से आपको फायदा है तो वो काम सही है, परिणाम से आपकी पिटाई लगती है तो आपको नुकसान होता है तो वो काम गलत है। क्या कहेंगे? वो काम गलत है, ठीक है ना। हाँ, अरे बेटा मजे लेने दो, ये तो हर जगह होता है, ये तो हर जगह होता है। आप टिफिन में थोड़ा खाना और बढ़ा दो, ठीक है ना। आप टिफिन में थोड़ा और खाना बढ़ा दो, या एक हल्का सा टिफिन और दे दिया करो। जो उसके दोस्त उसका खाना छीन के खाते हैं वो जाए और उनको ये कह दे कि ये वाला खा लो इंसानों की तरह, मेरी माँ ने जो मुझे दिया मुझे अपने टिफिन में थोड़ा सा खा लेने दो, ठीक है ना। क्योंकि स्कूल के टाइम बहुत लंबे होते हैं, कई कई घंटे बच्चे रहते हैं। अब वो इस डर से लेके जा रही है थोड़ा खाना, क्योंकि बाकी लोग उसका खाना छीन लेते हैं। दोस्त दोस्त होते हैं बेटा, है ना। तो आप थोड़ा सा खाना बढ़ा दो, एक टिफिन अलग करा दो उनके लिए, उनको अलग खाना दे दिया करो, तो ये थोड़ा सा फायदा, है ना, हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। तो ऐसा ऐसा कर लिया करो गुड़िया ऐसा कर लिया करो, ठीक है ना। ये तो सबके जीवन में आता है ये वाला मामला। तो इस अवस्था में नैतिकता का आधार इस परिणाम पर डिपेंड करता है। इस परिणाम पर डिपेंड करता है कि अगर परिणाम पॉजिटिव आ रहे हैं तो वो चीज नैतिक है, अगर परिणाम नेगेटिव आ रहे हैं तो वो चीज क्या है? अनैतिक है। अगर आपको फायदा मिल रहा है तो पॉजिटिव है। तो बच्चों से जब पूछा गया कि भाई क्या करना चाहिए, हिंज को चोरी करनी चाहिए कि बहुए मर जान दे, तो क्या बोले कि अरे साहब ऐसे कैसे भैया, अरे आप देखो चोरी क्यों करनी चाहिए, चोरी करने से पुलिस पकड़ ले जाती, मार पड़ेगी उसको, चोरी नहीं करनी चाहिए। और दूसरी स्टेज में पूछा तब भी उन्होंने कहा अरे भाई गलत क्या कह रहा है केमिस्ट वाला, पैसे दे दो उसको, बदले में आप ले लो उससे दवाई, ये वाली बात उन्होंने कह दी, ठीक है। अब यहां से कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब यहां से क्या करेंगे? कल पढ़ेंगे, वरना क्या होगा, सब मिचिक 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 हो जाएगा। कल पढ़ेंगे कहां से? ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल लेवल है आपका उसको समझेंगे, और फिर उसके बाद किसको? जीन पियाजे को। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो 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 उधर चलो, उधर चलो। किधर जाना है? इधर जाते हैं ना, चलो बेटा।